पूल की उस जादुई रात ने उनके भीतर की प्यास को शांत करने के बजाय और भड़का दिया था। देवराज अब अवनी के साथ एक ऐसा प्रयोग करना चाहता था जहां प्रकृति और प्रेम के बीच की कोई भी दीवार बाकी न रहे। अगले दिन देवराज अवनी को शहर से दूर एक ऐसी ऊंचाई पर ले गया जहां सिर्फ पहाड़ियां थीं और बादलों का डेरा था। वहां देवराज ने एक ग्लैम्पिंग डोम बुक किया था, जिसकी छत और दीवारें पूरी तरह पारदर्शी थीं। शाम ढलते ही पहाड़ों पर ठंडी धुंध छाने लगी। डोम के भीतर देवराज ने एक अंगीठी जला रखी थी, जिसकी नारंगी रोशनी अवनी के चेहरे पर खेल रही थी। अवनी ने ऊन का एक लंबा ओवरसाइज्ड स्वेटर पहना था, जिसके नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। देवराज, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया के अंत पर खड़े हैं, अवनी ने खिड़की के बाहर घने कोहरे को देखते हुए कहा। देवराज पीछे से आया और अपनी हथेलियां अवनी के स्वेटर के भीतर डाल दीं। उसकी गर्म हथेलियां अवनी की ठंडी त्वचा से टकराईं तो अवनी के मुंह से एक हल्की आह निकली। अंत पर नहीं अवनी, हम एक नई शुरुआत पर हैं, जहां न समाज है, न ऑफिस और न ही कोई नियम। उसने अवनी को धीरे से कालीन पर लिटा दिया। अंगीठी की लकड़ियों के चटकने की आवाज और बाहर चलती बर्फीली हवा के बीच एक अजीब सा विरोधाभास था। देवराज ने अवनी के स्वेटर को ऊपर की ओर सरकाया। जैसे जैसे स्वेटर का नरम ऊन उसके बदन से अलग हो रहा था, अवनी की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन हमारा जुनून सबसे ज्यादा, देवराज ने अवनी के पेट पर अपने होठों से धीरे धीरे रेंगते हुए कहा। उसने पास रखे एरोमेटिक ऑयल्स की कुछ बूंदें अवनी की जांघों पर डालीं। तेल की खुशबू और देवराज के हाथों के दबाव ने अवनी को सुध बुध खोने पर मजबूर कर दिया। देवराज ने अवनी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके शरीर के सबसे कोमल हिस्सों को सहलाना शुरू किया। देवराज, अब इंतजार असहनीय है, अवनी ने तड़पते हुए कहा। उसकी आंखें अधखुली थीं और उसके चेहरे पर समर्पण का भाव था। देवराज ने बिना देर किए अवनी को अपनी आगोश में लिया। उस डोम के भीतर बादलों की ओट में उनका मिलन किसी आंधी की तरह शुरू हुआ। देवराज का हर कदम आज और भी उग्र था, जैसे वो पहाड़ों की उस कठोरता को अवनी के कोमल बदन के साथ चुनौती दे रहा हो। अवनी की सिसकियां डोम की दीवारों से टकराकर एक गूंज पैदा कर रही थीं, जो बाहर के सन्नाटे को चीर रही थी। हर धक्के के साथ अवनी को लग रहा था जैसे वो पहाड़ की चोटी से सीधे बादलों में गिर रही हो। जब वे दोनों उस चरम बिंदु पर पहुंचे तो डोम के ऊपर से गुजरते बादलों ने जैसे उन्हें अपनी गोद में छिपा लिया। वे दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए उस ठंडी रात में अंगीठी की गर्माहट और अपने प्यार की तपिश के बीच खो गए। पहाड़ों की उस धुंधली और ठंडी रात के बाद देवराज के भीतर का आर्किटेक्ट कुछ और भी अनोखा और साहसिक अनुभव करना चाहता था। वो अवनी को एक ऐसी जगह ले गया जहां विलासिता और आदिम जुनून का मिलन होने वाला था, एक अंडरग्राउंड लग्जरी बंकर जिसे देवराज ने खुद डिजाइन किया था। ये बंकर जमीन से 50 फीट नीचे था, जहां बाहर की दुनिया का कोई शोर नहीं पहुंच सकता था। यहाँ की दीवारें गहरे काले पत्थर की थीं और छत पर एक विशाल स्काईलाइट थी, जिससे रात का आसमान एक छोटे से छेद की तरह दिखता था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल सर्कुलर वेलवेट बेड था। अवनी ने यहाँ लाल रंग की एक बेहद महीन सैटिन स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी थी। देवराज ने हाथ में एक हाथ से बुना हुआ चमड़े का कोड़ा फ्लॉगर लिया हुआ था, जिसे वो केवल एक प्रॉप की तरह मेज पर पटक रहा था। उसकी आवाज उस बंद कमरे में गूंज रही थी। अवनी, ऊपर की ऊंचाइयों को हमने नाप लिया, लेकिन क्या तुम इस पाताल की गहराई और इसके अंधेरे को सहने के लिए तैयार हो? देवराज की आंखों में एक गहरा, लगभग डरावना जुनून था। अवनी ने अपनी ड्रेस की जिप खुद ही थोड़ी नीचे गिराई, जिससे उसके कंधों की सफेदी उस काले कमरे में चमकने लगी। तुम्हारी हर कल्पना मेरी हकीकत है देवराज, इस अंधेरे में मुझे अपना बना लो। देवराज ने अवनी को दीवार के पास लगे पीतल के हैंडल को पकड़ने का इशारा किया। जैसे ही अवनी ने उन्हें पकड़ा, देवराज ने उसके पीछे आकर उसके शरीर की पूरी लंबाई को अपने सीने से महसूस किया। उसने अवनी के कानों को अपने दांतों से सहलाते हुए उसके हाथों को ऊपर की ओर तान दिया। उसने अवनी की ड्रेस को नीचे गिरा दिया, जिससे वो फर्श पर एक लाल घेरे की तरह बिखर गई। देवराज ने एक रेशमी बर्फ का टुकड़ा आइस क्यूब लिया और उसे अवनी की रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर रखा। जैसे जैसे वो बर्फ पिघलकर अवनी के नितंबों की ढलान की ओर बढ़ रही थी, अवनी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। देवराज, ये ठंडा है, बहुत ठंडा। अवनी सिसक उठी। ठंडक तो बस शुरुआत है अवनी, आग अभी जलनी बाकी है। देवराज ने फुसफुसाते हुए बर्फ के उस रास्ते को अपने गर्म होठों से सींचना शुरू किया। उसका स्पर्श आज बहुत ही रफ और अधिकारपूर्ण था। उसने अवनी को बेड पर ले जाने के बजाय उसे उसी ठंडी दीवार के सहारे अपने घुटनों पर झुका दिया। उनका मिलन उस भूमिगत कक्ष में किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। बाहर की दुनिया के लिए वे गायब थे, लेकिन उस बंकर के भीतर वे प्यार की एक ऐसी आदिम भाषा लिख रहे थे जिसमें केवल जिस्मों की रगड़ और सांसों का शोर था।
देवराज का हर प्रहार अवनी को एक नए उन्माद में ले जा रहा था। अवनी की हथेलियां उस पत्थर की दीवार पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, जबकि उसका मन पूरी तरह देवराज की गिरफ्त में था। पसीने से लथपथ और सांसों के लिए जूझते हुए जब वे दोनों उस चरम आनंद के विस्फोट तक पहुंचे तो अवनी के मुंह से निकली चीख उस बंकर की दीवारों में कई बार गूंजी। वे दोनों वहीं फर्श पर उस लाल रेशमी कपड़े के ढेर पर एक दूसरे में उलझे हुए गिर पड़े। बंकर के उस गहरे और आदिम अनुभव के बाद देवराज अवनी को एक ऐसी जगह ले गया जहां कला और कामुकता का मिलन होने वाला था। उसने अपनी निजी हवेली की आर्ट लाइब्रेरी को उस रात के लिए चुना था, एक ऐसी जगह जो हजारों पुरानी किताबों की खुशबू और ऊंची नक्काशीदार लकड़ी की अलमारियों से भरी थी। पुस्तकालय के भीतर केवल मोमबत्तियों की पीली रोशनी थी। अवनी ने इस रात गहरे नीले रंग की एक सिल्क स्लिट ड्रेस पहनी थी जो उसके हर कदम के साथ उसकी लंबी जांघों को उजागर कर रही थी। देवराज वहां एक बड़ी महोगनी की मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। देवराज, इस सन्नाटे में तुम क्या डिजाइन कर रहे हो? अवनी ने उसके पास आकर उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल दी। देवराज ने उसे अपनी ओर खींचा और सीधे उस भारी मेज पर रखे कागजों और किताबों के ढेर के बीच बिठा दिया। मैं हमारी कहानी का एक नया अध्याय लिख रहा हूं, अवनी। एक ऐसा अध्याय जिसे पढ़ा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसने मेज पर रखी काली स्याही इंक की एक छोटी शीशी उठाई और उसकी कुछ बूंदें अवनी के गले से लेकर उसके वक्ष के बीच की गहरी घाटी क्लीविज तक गिरा दी। ठंडी स्याही का स्पर्श अवनी की गर्म त्वचा पर एक सिहरन पैदा कर गया। देवराज ने अपनी उंगलियों से उस स्याही को अवनी के बदन पर एक नक्शे की तरह फैलाना शुरू किया। आज ये किताबें हमारी गवाह होंगी, देवराज ने अवनी की ड्रेस के स्लिट को और ऊपर सरकाते हुए कहा। उसने अवनी के पैरों को अपनी ओर खींचकर उन्हें मेज के किनारों पर फैला दिया, जिससे अवनी पूरी तरह उसके सामने उजागर हो गई। देवराज ने किताबों की शेल्फ से एक रेशमी रिबन निकाला और अवनी की आंखों पर पट्टी बांध दी। जब तुम देख नहीं पाओगी तब तुम्हारा हर दूसरा एहसास और भी तीव्र हो जाएगा। अंधेरे में डूबी अवनी के लिए अब केवल देवराज का स्पर्श ही उसकी दुनिया थी। उसने महसूस किया कि देवराज के गर्म होंठ उसके शरीर पर उस स्याही को चूमकर साफ कर रहे हैं। देवराज के हाथों का दबाव उसकी जांघों पर बढ़ता गया। उसने अवनी को मेज के बिल्कुल किनारे पर खींच लिया। उनका मिलन उस पुस्तकालय की भारी मेज पर उन पुरानी किताबों की सरसराहट के बीच शुरू हुआ। देवराज का हर स्ट्रोक आज एक लयबद्ध संगीत की तरह था जो अवनी के भीतर एक तूफान उठा रहा था। आंखों पर बंधी पट्टी की वजह से अवनी की सिसकियां और उसकी देह की हरकतें और भी बेबाक हो गई थीं। वो केवल देवराज की भारी सांसों और उसके जिस्म की खुशबू को महसूस कर पा रही थी। मेज पर रखे पेन स्टैंड और पेपरवेट उनकी उग्रता से नीचे गिर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जब वे उस चरम बिंदु पर पहुंचे तो अवनी ने देवराज को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उस ज्ञान के मंदिर में प्रेम की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हो। पुस्तकालय के उस स्याही भरे अध्याय के बाद देवराज की कल्पनाएं अब एक ऐसी जगह की ओर मुड़ गईं जहां गोपनीयता और विलासिता का चरम था। उसने अपने पेंट हाउस में बने एक प्राइवेट होम थिएटर को चुना, जिसे उसने पूरी तरह साउंड प्रूफ और डार्क वेलवेट से डिजाइन किया था। थिएटर के भीतर पूरी तरह अंधेरा था, सिवाय उस विशाल स्क्रीन के जिस पर पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक फिल्मों के कुछ रोमांटिक क्लिप्स बिना आवाज के चल रहे थे। अवनी ने इस रात पन्ने की तरह हरे रंग की एक साटन की बैकलेस गाउन पहनी थी, जिसकी डोरी केवल उसकी गर्दन के पीछे बंधी थी। देवराज, यहाँ तो कोई फिल्म भी नहीं चल रही, अवनी ने मखमली काउच पर बैठते हुए फुसफुसाया। देवराज ने प्रोजेक्टर की लाइट की ओर इशारा किया, जिससे उसकी परछाई दीवार पर किसी विशाल साये की तरह दिख रही थी। आज फिल्म यहाँ नहीं, अवनी, हमारे बीच चलने वाली है, और आज इसके डायरेक्टर भी हम हैं और एक्टर्स भी। उसने रिमोट से थिएटर की कुर्सियों को पूरी तरह पीछे झुका दिया, रिक्लाइन, जिससे वो एक बड़े मखमली बिस्तर में बदल गया। देवराज ने अवनी की गर्दन के पीछे बंधी उस रेशमी डोरी को धीरे से अपनी उंगलियों से सहलाया। जैसे ही उसने गांठ खोली, गाउन का ऊपरी हिस्सा सरक कर अवनी की गोद में जा गिरा। स्क्रीन की सफेद रोशनी अवनी के नंगे जिस्म पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी सिनेमाई अप्सरा जैसी लग रही थी। तुम्हारी ये खामोशी इस स्क्रीन के दृश्यों से कहीं ज्यादा बोल रही है, देवराज ने अवनी के कंधों पर अपने गर्म होंठ रखते हुए कहा। उसने पास रखे शैंपेन के गिलास से एक घूंट भरा और फिर अवनी के होठों को अपने चुंबन में कैद कर लिया। ठंडी शैंपेन का स्वाद और देवराज की सांसों की गर्मी मिलकर अवनी के भीतर एक अजीब सी खलबली मचा रही थी। देवराज ने अवनी को उस मखमली काउच पर पूरी तरह लेटा दिया और उसके गाउन को उसके पैरों से अलग कर दिया। स्क्रीन पर चलते प्रकाश और छाया के खेल के बीच उनका मिलन शुरू हुआ। देवराज का प्यार आज बहुत ही नाटकीय और लयबद्ध था। वो अवनी के बदन के हर कोण को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मास्टरपीस फिल्म का फ्रेम हो। अवनी की सिसकियां उस साउंडप्रूफ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, जिससे माहौल और भी मादक हो गया था। हर हरकत के साथ स्क्रीन पर रंगों का शोर बढ़ रहा था, लेकिन थिएटर के भीतर केवल उनके जिस्मों के टकराने की आवाज थी। अवनी ने मखमली कुशन को अपने नाखूनों से जकड़ लिया था,
जब वे उस क्लाइमैक्स पर पहुंचे जहां समय ठहर जाता है, तो स्क्रीन पूरी तरह सफ़ेद हो गई और उस रोशनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो गईं। थिएटर के उस मखमली सन्नाटे के बाद देवराज की आंखों में एक नई शरारत और चुनौती चमक रही थी। वो इस खेल को एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां रोमांच और डर की एक महीन लकीर हो। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे पेंटहाउस के उस प्राइवेट ग्लास एलिवेटर, कांच की लिफ्ट की ओर ले गया जो सीधे सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे गार्डन तक जाती थी। यह लिफ्ट पूरी तरह पारदर्शी थी, चारों तरफ कांच और नीचे भी कांच। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, देवराज ने इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबा दिया। लिफ्ट बीच हवा में शहर की 40वीं मंजिल की ऊंचाई पर ठहर गई। बाहर पूरा शहर अपनी रोशनियों के साथ जाग रहा था, लेकिन कांच के उस छोटे से बक्से में वे दोनों पूरी तरह अकेले थे। देवराज, ये क्या कर रहे हो? कोई भी हमें देख सकता है। अवनी ने घबराते हुए बाहर की खुली हवा और नीचे की गहराई को देखा। देवराज ने उसे पीछे से दीवार की ओर धकेला, जिससे अवनी की पीठ ठंडे कांच से जा टकराई। यही तो मजा है अवनी, इस ऊंचाई पर जहां दुनिया हमारे पैरों के नीचे है, आज हम अपनी सीमाओं को भी पार करेंगे। बाहर वालों के लिए हम सिर्फ एक रोशनी हैं, लेकिन हमारे लिए हम सब कुछ हैं। उसने अवनी के हाथों को ऊपर उठाया और लिफ्ट के ऊपरी हैंडल पर टिका दिया। अवनी का हरा साटन गाउन पहले ही ढीला था। देवराज ने उसे एक झटके में पूरी तरह नीचे गिरा दिया। अब अवनी की नग्नता और शहर की रोशनियों के बीच केवल एक पारदर्शी कांच की दीवार थी। ठंडी हवा कांच के पार थी, लेकिन लिफ्ट के भीतर देवराज की सांसें अवनी के बदन को झुलसा रही थीं। उसने अवनी के एक पैर को ऊपर उठाकर अपनी कमर पर लपेट लिया। अवनी की घबराहट अब धीरे धीरे एक तीव्र उत्तेजना में बदल रही थी। नीचे हजारों फीट का शून्य और सामने देवराज का अधिकारपूर्ण चेहरा। तुम्हारी धड़कनें इस लिफ्ट की मशीन से भी तेज चल रही हैं, देवराज ने उसकी गर्दन पर अपना अधिकार जमाते हुए फुसफुसाया। उनका मिलन उस कांच के घेरे में शुरू हुआ। हर हरकत के साथ वो लिफ्ट हवा में हल्की सी डोल रही थी, जिससे अवनी को एक फ्री फॉल का एहसास हो रहा था। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांच पर अपनी हथेलियां जमा दीं। बाहर की ठंडी रोशनी और भीतर का उग्र जुनून एक दूसरे में गुथ गए थे। जब वे उस चरम सीमा पर पहुंचे, तो अवनी की सिसकियां कांच की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो लिफ्ट से निकलकर सीधे सितारों के बीच तैर रही हो। देवराज ने उसे कसकर थाम लिया, मानो वो उसे गिरने से बचा रहा हो। कुछ देर बाद जब सांसें सामान्य हुईं, देवराज ने धीरे से रिलीज बटन दबाया और लिफ्ट वापस नीचे की ओर सरकने लगी। लेकिन अवनी की आंखों में अब एक नया सवाल था, अगली मंजिल कौन सी होगी? कांच की उस लिफ्ट के रोमांचक सफर के बाद देवराज अवनी को पेंटहाउस के सबसे ऊपरी हिस्से पर ले गया, द ऑब्जर्वेटरी टेरेस। ये जगह शहर की सबसे ऊंची चोटी थी, जहां आसमान इतना करीब था कि लगता था हाथ बढ़ाकर तारों को छुआ जा सकता है। लेकिन उस रात कुदरत का मूड कुछ और ही था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। छत पर कोई छत नहीं थी, सिर्फ एक खुला संगमरमर का फर्श था जो बारिश की शुरुआती बूंदों से चमकने लगा था। अवनी ने लिफ्ट से निकलने के बाद केवल देवराज की सफेद शर्ट पहनी थी, जिसके बटन खुले हुए थे। ठंडी बूंदें जब उसके गर्म बदन पर गिरीं, तो वो सिहर उठीं। देवराज, यहाँ बहुत ठंड है और बारिश बढ़ रही है, अवनी ने अपने हाथों से खुद को ढकते हुए कहा। देवराज ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसकी शर्ट अब अवनी के गीले बदन से चिपकने लगी थी। यह बारिश हमें ठंडा करने नहीं, अवनी, हमारी आग को और भड़काने आई है। आज कोई दीवार नहीं है, सिर्फ तुम, मैं और ये बरसता हुआ आसमान। उसने अवनी को घुमाया और उसे उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर धीरे से लेटा दिया। ऊपर से गिरता पानी अवनी के चेहरे और वक्ष पर मोतियों की तरह टूट रहा था। देवराज ने अपनी शर्ट उतारकर अलग फेंक दी। बारिश की बूंदें उसके कसरती बदन पर गिरकर अवनी के ऊपर टपक रही थीं। उसने अवनी के पैरों को अपने कंधों पर टिका लिया। आज प्रकृति हमारा बिस्तर है अवनी, देवराज ने उसकी नाभि के पास जमा हुए बारिश के पानी को चूमते हुए कहा। जब बिजली कड़की तो उस एक पल की रोशनी में अवनी ने देवराज की आंखों में वो शिकारी जुनून देखा जो उसे पूरी तरह निगल जाने के लिए बेताब था। उनका मिलन उस मूसलाधार बारिश के बीच शुरू हुआ। संगमरमर की ठंडक नीचे थी और देवराज की उग्रता ऊपर। हर बार जब बादल गरजते, अवनी की सिसकियां उस गूंज में विलीन हो जातीं। पानी की वजह से उनके शरीर एक दूसरे पर बुरी तरह फिसल रहे थे, जिससे घर्षण और भी तीव्र हो गया था। अवनी ने अपने हाथ ऊपर उठाकर गिरती हुई बारिश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके नाखून देवराज के कंधों में धंस गए। वह एक ऐसा अनुभव था जहां ठंड और गर्मी की सरहदें मिट चुकी थीं। पसीने और बारिश के पानी के संगम के बीच जब वे उस चरम आनंद के शिखर पर पहुंचे, तो आसमान से एक तेज बिजली कड़की, जैसे कायनात भी उनके इस मिलन पर अपनी मोहर लगा रही हो। वे दोनों उसी गीले फर्श पर मूसलाधार बारिश के नीचे एक दूसरे की रूह में डूबे हुए पड़े रहे।
बारिश की उस मूसलाधार रात ने उनके जिस्मों को भले ही भिगो दिया था, लेकिन उनके भीतर की प्यास अभी भी बरकरार थी। देवराज अब अवनी को एक ऐसी जगह ले गया जहां हवा में नमी नहीं, बल्कि गर्माहट और धुंध का राज था। पेंट हाउस का प्राइवेट तुर्किश हमाम। हमाम के भीतर का नज़ारा जादुई था। दीवारों पर काले संगमरमर की नक्काशी थी और बीचों बीच एक बड़ा गर्म पत्थर का स्लैब था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गर्म भाप ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दृश्य इतना धुंधला था कि वे केवल एक दूसरे की परछाइयों को देख पा रहे थे। अवनी ने बारिश से भीगी अपनी शर्ट उतार दी थी। वो पूरी तरह नग्न थी और भाप की वजह से उसके शरीर पर पानी की बारीक बूंदें हीरे की तरह चमक रही थीं। देवराज ने उसे उस गर्म पत्थर के स्लैब पर पेट के बल लेटने का इशारा किया। देवराज, यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, अवनी ने भारी सांस लेते हुए कहा। इतना भी नहीं कि तुम्हारे इस जुनून को पिघला सके, देवराज ने अपनी आवाज को और भी गहरा करते हुए कहा। उसने पास रखे एक पीतल के कटोरे से गर्म एसेंशियल ऑयल लिया और उसे अवनी की पीठ पर गिरा दिया। देवराज के मजबूत हाथों ने अवनी के बदन की मालिश शुरू की। भाप, तेल की खुशबू और देवराज का स्पर्श अवनी को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। देवराज ने अपनी उंगलियों का दबाव धीरे धीरे बढ़ाया और अवनी की कमर के निचले हिस्से तक पहुंचा। उसने झुककर अवनी के कान के पीछे फुसफुसाया, आज इस धुंध में मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम खुद को मुझ में खो दोगी। उसने अवनी को घुमाया और उसे उस गर्म पत्थर पर सीधा लेटा दिया। भाप इतनी घनी हो चुकी थी कि अवनी को केवल देवराज की जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। देवराज ने उसके दोनों पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। पत्थर की गर्मी नीचे से और देवराज के शरीर की तपिश ऊपर से अवनी इन दोनों के बीच जल रही थी। उनका मिलन उस धुंधले हमाम में किसी गुप्त अनुष्ठान की तरह था। भाप की वजह से उनकी सांसें और भी तेज और भारी हो गई थीं। हर हरकत के साथ दीवारों पर जमी ओस टपक रही थी। अवनी ने अपनी उंगलियां संगमरमर की दरारों में फंसा लीं, उसकी सिसकियां भाप के शोर में दबकर एक गूंज बन रही थीं। जब वे उस चरम बिंदु पर पहुंचे तो हमाम की दीवारों पर जमी भाप उनके जिस्मों के पसीने के साथ मिलकर बहने लगी। वे उस गर्म पत्थर पर एक दूसरे में इस कदर उलझे हुए थे कि ये बताना मुश्किल था कि कहाँ एक